हेलो फ्रेंड्स, संजय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एपिसोड नंबर 4 पार्ट 2 में शिफ्ट कर रहे हैं। और चूंकि आपको मालूम है एपिसोड नंबर 4 में हम लोगों ने बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ एसेंस वी हैव सीन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी गॉट टू नो दैट essence wise constitutions might be divided into or classified into two different classes. One is the democratic constitutions and other is the undemocratic constitutions. And in due course of having a discussion upon democratic constitution versus undemocratic constitution, we have seen about the concept of constitutionalism. Okay, now it's time to have a discussion upon the concept of constitutional morality. And with the discussion of constitutional morality, एपिसोड नंबर 4 वुड बी अकम्प्लिश्ड। यह जो एपिसोड होगा थोड़ा छोटा एपिसोड होगा, क्योंकि पार्ट 4 का ही, या फिर आप यूँ कह लें कि एपिसोड नंबर 4 का ही दूसरा पार्ट हम लोग कर रहे हैं। और जैसे ही एपिसोड 4 पार्ट 2 समाप्त होगा, मैं आज ही आपको नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा 5वें एपिसोड से, और लगभग 10वें 12वें एपिसोड तक नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात होगी। ओके, थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक करते हैं कि पिछली क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से संबंधित क्या क्या बातें करी थी, और उसी की बुनियाद पर फिर आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं आज के टॉपिक की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता। आपको बता दूं, पिछले साल आईएएस मेंस में सेकंड पेपर में तो नहीं, बट फोर्थ पेपर में जो आपका एथिक्स का पेपर है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से एक क्वेश्चन पूछा था। तो ठीक है, भले चूँकि फोर्थ पेपर में भी चूँकि मोरालिटी के बारे में आप पढ़ते हैं, तो वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से सवाल बन सकता था, जो बना भी। सेकंड पेपर में भी पूरा इसका स्कोप बचता है। हो सकता है आने वाले दिनों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से संबंधित क्वेश्चन आपको सेकंड पेपर में भी देखने को मिले, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। एनीवे, पहली बात तो आप ये समझ लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती क्या है। मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ बिल्कुल ब्रीफ में, ताकि अब हमेशा आपको याद रहे। द कमिटमेंट टुवर्ड्स द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द कमिटमेंट टुवर्ड्स द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूल्यों के प्रति कटिबद्धता ही संवैधानिक नैतिकता है। संविधान के मूल्यों के प्रति कटिबद्धता ही संवैधानिक नैतिकता है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम लोग डिमार्केट करते हैं वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ की हम बात करते हैं। खास करके समकालीन राजनीति व्यवस्था में, कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर किसी संविधान के मूल्यों से क्या तात्पर्य है, ये हम लोग समझेंगे, द वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एपिसोड 1 से, या एपिसोड 4 के पार्ट 1 से। एपिसोड 4 पार्ट 1 में हम लोगों ने समझा था कि एसेंस के आधार पर, यानी निहितार्थ के आधार पर, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन दो अलग अलग वर्गों में, दो अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। एक को हम लोगों ने नाम दिया था डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी लोकतांत्रिक संविधान, और दूसरे को हमने नाम दिया था अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी अलोकतांत्रिक संविधान। और आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने बेसिकली लोकतांत्रिक संविधान व अलोकतांत्रिक संविधान में
जो विभेद था उसे संविधानवाद की अवधारणा पर रखते हुए प्रकट किया था। कहने का मतलब कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वैसा संविधान होता है जिसके अंदर संविधानवाद निहित होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखने को मिलता है, जबकि अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वैसा संविधान होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का लोप होता है, संविधानवाद यहाँ मौजूद नहीं होता। ध्यान रखेंगे, ये जो वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी संविधान के जिन मूल्यों की बात की जाती है, ये मूल्य कोई और नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंगित करने वाले ही मूल्य होते हैं। यानी संविधान के अगर मूल्यों की बात हो तो समझ लेना कि बात संविधानवाद पे हो रही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ की बात हो तो समझ लेंगे कि बात कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की हो रही है। तो इस लिहाज से अगर मैं आपके पास दो विकल्प रखूं, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का विकल्प और दूसरा अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का विकल्प, और फिर आपसे पूछूं कि बताइए किस तरह के संविधान में आपको संविधानवाद दिखेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में। और मैंने बताया कि वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ही हम वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं कहूँ कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में आपके पास दो विकल्प हो और ये पूछा जाए कि बताइए कौन से संविधान में, यानी डेमोक्रेटिक संविधान में या अनडेमोक्रेटिक संविधान में वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? डेमोक्रेटिक संविधान में। ठीक, तो इतना तय हो गया कि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के प्रति कमिटमेंट शब्द देकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इंगित किया गया है, जाहिर सी बात है बात मूलतः कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की ही की गई है। तो सिंपल सी बात, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को रेफर करने वाले जितने भी तत्व संविधान में व्याप्त होते हैं उन तत्वों को आप संविधान का मूल्य करार दे सकते हैं, है ना। और उन्हीं मूल्यों के प्रति सरकार तथा वहाँ के लोगों की जो कटिबद्धता होगी, जो कमिटमेंट की डिग्री होगी, उसी को संवैधानिक नैतिकता करार दिया जाएगा, उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी करार दिया जाएगा। आपको याद दिला दूं, पिछली क्लास में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंगित करने वाले तमाम बिंदुओं पे बात की थी। जैसे एक बार फिर से मैं उसका फ्लैशबैक करा दूं आपको। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, मैंने बताया था कि संविधानवाद को इंगित करने वाले तमाम तत्व हैं। जैसे एक तो आप कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक व अभिव्यक्ति की आज़ादी, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन की अवधारणा। फिर हमने इसी तरह बात करी थी सोशल जस्टिस, द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की अवधारणा। द कंसेप्ट ऑफ जेंडर जस्टिस, लैंगिक न्याय की अवधारणा। फिर हमने बात करी थी प्रिवैलेंस ऑफ नॉन कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, देश के अंदर तटस्थ नौकरशाही का होना संविधानवाद की तरफ इशारा करता है। फिर हमने बात की थी फ्री एंड फेयर जुडिशियरी, है ना, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। तो ये तमाम बिंदु रहे जिनके माध्यम से, और भी ऐसे बिंदु आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक कुछ कॉमन पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ कि जिस किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें आपको देखने को मिले किसी न किसी रूप में, क्योंकि ये भावार्थक चीज़ें हैं, इनकी कोई डिग्री नहीं है, ये घट या बढ़ सकते हैं, है ना। तो अगर किसी संविधान में ये सारे पहलू आपको देखने को मिलते हैं तो समझ जाएंगे कि उस संविधान में संविधानवाद है ना। और यही जो संविधानवाद है, यानी संविधानवाद को इंगित करने वाले बिंदु अथवा संविधानवाद जो भी कह लीजिए, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के मूल्य, संविधान के मूल्य। अब जाहिर सी बात है संविधानवाद अथवा संविधानवाद को इंगित करने वाले जो पहलू हैं, क्योंकि इन्हीं पहलुओं से मिलकर संविधानवाद की अवधारणा प्रकट होती है। अब जरा सोचो, ये सारे के सारे पहलू आपको कहाँ दिखेंगे? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में या अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में? जाहिर सी बात है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या अब आप यह कह पाने के लिए तैयार हैं कि लोकतांत्रिक संविधान ही ऐसा संविधान होता है जिसके अंदर संवैधानिक मूल्य विद्यमान होते हैं?
अलोकतांत्रिक संविधान के अंदर हम लोग संवैधानिक मूल्यों की बात नहीं करते। दूसरे अर्थों में लोकतांत्रिक संविधान ही ऐसा संविधान है जो संविधानवाद की अवधारणा को प्रकट करता है। अलोकतांत्रिक संविधान के सापेक्ष संविधानवाद की अवधारणा गौण होती है, विलुप्त होती है, वहाँ देखने को नहीं मिलती। क्लियर है? अब जैसे मैंने डिफिनीशन आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता का मतलब हुआ संविधान के मूल्यों के प्रति कटिबद्धता। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर हम लोग अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को भुला देंगे, क्योंकि चर्चा में ये दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। अब केवल बात होगी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना। यानी जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शब्द आपके जेहन में आए, आप समझ जाना कि बात डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की हो रही है, लोकतांत्रिक संविधान की हो रही है। ओके, क्योंकि लोकतांत्रिक संविधान ही संविधानवाद की बात करता है, और संविधानवाद कुछ और नहीं है बल्कि संविधान के मूल्यों को ही संविधानवाद कहा जाता है। इसलिए संविधानवाद के प्रति अथवा संविधान के मूल्यों के प्रति जो कटिबद्धता होगी उसी को संवैधानिक नैतिकता करार दिया जाएगा। तो जरा सोचो, मैं कहूँ कि मान लीजिए हमारे पास दो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सपोज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा हम लोग बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। जाहिर सी बात है दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, यानी दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की गई है। यानी दूसरे अर्थों में कह ले तो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंगित करने वाले बिंदुओं यानी संविधान के मूल्यों की अवधारणा प्रकट की गई है। संविधान के मूल्यों की अवधारणा प्रकट करने से क्या तात्पर्य है? दोनों ही संविधानों में आपको वाक व अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित प्रावधान दिखेंगे। दोनों ही संविधान विधि के शासन की संकल्पना को साकार करते हैं। दोनों ही संविधान अपने अपने देश में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की। दोनों ही संविधान अपने अपने देश में जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, लैंगिक न्याय की बात करते हैं। दोनों ही संविधान अपने अपने देशों में अपनी अपनी राज व्यवस्था में नॉन कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का प्रावधान रखते हैं, तटस्थ नौकरशाही, तटस्थ प्रशासनिक तंत्र का प्रावधान रखते हैं। दोनों ही संविधान अपने अपने देशों में अपनी अपनी राज व्यवस्था के अंदर स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान रखते हैं। तो तय है कि संविधानवाद दोनों में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। लेकिन क्या संविधानवाद की डिग्री दोनों ही देशों में एक जैसी दिखेगी? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मैंने बताया ना कि ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि दो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हमने चुन लिया तो दोनों में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिग्री एक सी ही हो सकता है यूएस के संविधान में भारतीय संविधान की तुलना में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ज़्यादा तरजीह दी जाती हो। तो जाहिर सी बात है आप कह सकते हैं कि वहाँ के लोग संविधानवाद को इंगित करने वाले विभिन्न पहलुओं में से एक पहलू जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसके प्रति हमारी तुलना में ज़्यादा कमिटेड है, ज़्यादा कटिबद्ध है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी रूल ऑफ लॉ दिखेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ भी रूल ऑफ लॉ दिखेगा। तो आपको नहीं लगता कि भारत की तुलना में अमेरिका या इंग्लैंड में विधि के शासन की संकल्पना पर अगर बात होगी तो विधि के शासन की संकल्पना या अवधारणा हमारी तुलना में वहाँ ज़्यादा परिष्कृत रूप में है? तो कह सकते हैं कि संविधान के जो मूल्य है या संविधानवाद को इंगित करने वाले जो विभिन्न पहलू है उनमें से एक पहलू विधि के शासन की संकल्पना के मद्देनज़र अमेरिका या इंग्लैंड के लोग भारत के लोगों की तुलना में ज़्यादा कटिबद्ध है। यानी इस बिंदु पर उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की डिग्री ज़्यादा है। ऐसे ही अन्य पहलुओं के साथ भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात, संविधान के जो तमाम वैल्यूज़ हैं, जो तमाम मूल्य हैं, उन मूल्यों के प्रति किसी देश के लोगों की कटिबद्धता की डिग्री क्या है, उसी आधार पर यह निर्धारित होगा कि अमुक देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कितना हाई हैंडेडली लिया गया है, दिए हुए देश में संविधानवाद को कितना ज़्यादा तरजीह दिया गया है। तो एक सामान्य सा पैटर्न हम लोग यहाँ समझेंगे, और वो पैटर्न है, अगर किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिग्री व्यापक है ना, यानी संविधानवाद की डिग्री व्यापक है, तो इसका सीधा मतलब इस बात से लगाया जा सकता है कि उस देश के लोगों के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता की डिग्री भी ज़्यादा होगी। यानी देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जितना ज़्यादा बढ़ेगी
उस देश के संविधान में संविधानवाद की डिग्री उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। और जब संविधानवाद की डिग्री ज़्यादा बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि उस देश के अंदर जो संविधान के मूल्य हैं, मूल्य मतलब जो संविधानवाद को इंगित करते हैं, इनमें भी विस्तार आएगा। यानी संविधानवाद को इंगित करने वाले तमाम मूल्य जिन्हें हम संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ कहते हैं, इनके साथ भी बेहतर जस्टिस हो पाएगा, बेहतर न्याय हो पाएगा, है ना। सो द इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, it simply corroborates towards an increment in the degree of constitutionalism, that is the values of constitution। और जितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा उस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को चिन्हित करने वाले ये जितने ही मूल्य हैं, ये सारे मूल्य व्यापक स्वरूप में पाए जाएंगे, एनरिच्ड स्वरूप में पाए जाएंगे, है ना। अब ज़रा सोचिए, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि किसी देश का संविधान नो डाउट लोकतांत्रिक संविधान है, उसके अंदर संविधानवाद है, लेकिन वहाँ के लोगों के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की डिग्री है ये थोड़ी कम है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की डिग्री कम होगी तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिग्री भी कम होगी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा जरूर बट डिग्री कम होगी। कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंगित करने वाले जो ये पहलू हैं, जिनको हम लोग संविधान के मूल्य करार देते हैं, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इनके अंदर क्षय आएगा, कमी आएगी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थोड़ा कमतर स्थिति में होगा, रूल ऑफ लॉ की डिग्री थोड़ी कमतर स्थिति में होगी, सोशल जस्टिस की डिग्री थोड़ी कमतर स्थिति में होगी। यानी सामाजिक न्याय की बात संविधान तो करेगा, लेकिन सामाजिक न्याय के साथ जो अपेक्षित जस्टिस होना चाहिए, उसके साथ जो अपेक्षित व्यवहार होना चाहिए, उसकी डिग्री में थोड़ी कमी आएगी। संविधान नो डाउट जेंडर जस्टिस की बात करेगा, लेकिन जेंडर जस्टिस की जो अपेक्षित डिग्री होगी थोड़ा उसका कमतर स्वरूप देखने को मिलेगा। नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात करेगा, तटस्थ नौकरशाही की बात करेगा, लेकिन जितनी तटस्थता वास्तव में होनी चाहिए थोड़ी उसमें आप कमी पाएंगे। फ्री एंड फेयर जुडिशियरी की बात करेगा, फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की बात करेगा, बट उतनी फेयरनेस हम नहीं पाएंगे जुडिशरी में, उतनी इंडिपेंडेंस नहीं पाएंगे, थोड़ा मोड़ा लाग लपेट लगा रहेगा उसके साथ। तो ये सारा दारोमदार, सारा खेल किस पर निर्भर करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर, मीन्स कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और इन अदर वर्ड्स कमिटमेंट टुवर्ड्स द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये उस पर निर्भर करेगा, है ना। तो तमाम तरह के अगर एसेंस वाइज हम कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन करें वर्ल्ड वाइड लेवल पर, तो लोकतांत्रिक संविधानों की लंबी फहरिस्त आपको दिखेगी। आपको बता दूं, पाकिस्तान का संविधान भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि उसके द्वारा कहे जाने वाले डेमोक्रेटिक अवधारणा को आप सीधे खारिज कर देंगे, नहीं। डेमोक्रेसी के तमाम पहलुओं की बात वहाँ की गई है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करता है, लिहाजा पाकिस्तान के संविधान में भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दिखेगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंगित करने वाले संविधान के ये तमाम पहलू वहाँ पर भी रखे गए हैं। बट समस्या ये है सॉरी बट प्रॉब्लम इज कि वहाँ के लोगों के प्रति या वहाँ के लोगों के अंदर, वहाँ की व्यवस्था के अंदर, वहाँ की सरकारों के अंदर, सरकारों का मतलब केंद्र के स्तर पे तथा राज्य के स्तर पे मौजूद सरकारें, कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू के प्रति जो कटिबद्धता है, संविधानवाद के प्रति जो उनकी कमिटमेंट है, उसमें आप कमी पाएंगे। क्या भारत के अंदर संविधानवाद को इंगित करने वाले मूल्यों के प्रति पूर्ण कटिबद्धता है? नहीं, यहाँ भी नहीं है, क्योंकि जब भारत की तुलना आप अमेरिका और इंग्लैंड से कर देंगे तो आप अपने को काफ़ी नीचे पाएंगे। आपको लगने लगेगा कि यार हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ उतना जस्टिस नहीं हो पाता जितना हमें करना चाहिए, है ना। तो ये साफ साफ दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ के प्रति कटिबद्धता में कमी या बेसी। वही अगर भारत की तुलना जब पाकिस्तान से करेंगे, श्रीलंका से करेंगे, तो हमें लगेगा कि नहीं यार, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिग्री इन लोगों से कहीं ज़्यादा है। कम से कम हमारे यहाँ पाकिस्तान की तरह सत्ता परिवर्तन तो नहीं होता आए दिन, अब तक कभी नहीं हुआ है। वहाँ आए दिन कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है ना। अक्सर आप मीडिया में देखते हैं जहाँ कोई थोड़ा सा एडवर्स सिचुएशन क्रिएट होती है पाकिस्तान के अंदर, तुरंत यही बात होने लगती है कि अब बाजवा की सेना इमरान को किनारे करने वाली है। इस तरह की बातें आप खूब सुनते हैं, क्योंकि वहाँ के लिए ये आम बात है। मीन्स उनका संविधान भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंगित करने वाले जो बिंदु हैं उनके प्रति कटिबद्धता का अभाव होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मोरालिटी का अभाव है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। हाँ, भारत में ही देख लीजिए, संवैधानिक नैतिकता हमारे अंदर भी है, लेकिन शायद उतनी नहीं है जितनी पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलती है ना।
हम जेंडर जस्टिस की बात करते हैं अपने संविधान में, लेकिन ज़रा सोचिए आप खुद ही अपने मन मस्तिष्क में जेंडर जस्टिस को कितना ज़्यादा तरजीह देने को तैयार रहते हैं। बात जब परिचर्चा की होगी तो शब्दों में, वाणी में तो आप बड़े तटस्थ दिखेंगे, बड़े ही साउंड दिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेकर, लेकिन व्यवहार में आपसे भी चूक हो जाती है ना। तो ये तमाम चीज़ें, हालांकि थैंक्स टू इंडियन जुडिशरी कि कम से कम जुडिशरी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेकर सतर्कता अन्य अंगों की तुलना में ज़्यादा दिखती है। जैसे अभी आपने देखा होगा जो हमारा जनरल इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा इन 2019 पिछले साल, तो उसमें एक तरह से आप फंडिंग से संबंधित तमाम तरह की बातें हुई थी। खास करके उसमें एक इनोवेशन लाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में फंडिंग की, कि आप 1000 के 1000 के मल्टीपल में बॉन्ड खरीदेंगे और अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को आप फंडिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली तर्क ये दिया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो इलेक्टोरल फंडिंग होगी उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी रहेगी और इलेक्शन के अंदर ब्लैक मनी के फ्लोट को चेकमेट किया जा सकेगा, रोका जा सकेगा। बट इंडियन जुडिशरी ने उसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट पाया, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट पाया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंगित करने वाला एक पहलू है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही आपको बता दूं, अगर भारतीय संविधान में देखा जाए तो हमारे यहाँ लोकतंत्र की जो मूल है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही बसती है, यानी यहीं से निकलती है इसके ब्रांचेज। तो आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एनीवे, ये पाया गया कि इलेक्ट्रल बॉन्डिंग के आधार पर अगर मान लीजिए कोई फंडिंग करता है तो ठीक है, आपने बॉन्ड खरीद लिया, पता नहीं चला कि किसने बॉन्ड खरीदा है और किस पार्टी को फंड किया है, जो भी हो। इसमें यह पाया गया कि ये मतदाताओं के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर यह भी आता है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को आप वोट कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए, है ना। तो आप कह सकते हैं कि फ्रीडम टू हैव इन्फॉर्म चॉइस, फ्रीडम टू हैव इन्फॉर्म चॉइस इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस घराना अरबों खरबों रुपए किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर दिया, ठीक, और वह जो बिजनेस घराना है वो इस तरह की एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है जो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देती है। हो सकता है वो कोई हाउसिंग कंपनी चलाता हो, है ना, कोई रियल इस्टेट के धंधे से जुड़ा हो, बिजनेस से जुड़ा हो, और उसमें उसका काम हो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना, और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने के लिए वो जंगलों का सफाया करता हो। सपोज़ उसने फंडिंग कर दिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को, और सपोज़ मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ, उपलब्ध पॉलिटिकल पार्टीज़ में माना कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। अब पता चला कि मैं बीजेपी का सपोर्टर तो हूँ लेकिन साथ में कंजर्वेशनिस्ट भी हूँ, मतलब मेरी कोई एनजीओ है या मेरी कोई संस्था है जो डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट काम करती है, यानी हम जंगलों के सफाया के विरुद्ध हैं। किसी भी कीमत में हम ये नहीं चाहते कि पेड़ पौधों को काटा जाए। सपोज़ मेरा काम ये है, लेकिन अपनी पसंद की जो पॉलिटिकल पार्टी को मैं वोट देने जा रहा हूँ उसने फंडिंग उन लोगों से इकट्ठा की जो शायद डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके उस पार्टी को फंडिंग की पैसे पंप किए। तो वैसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि अगर हमें जानकारी चल जाता है कि भाजपा को इलेक्ट्रल फंडिंग उन स्रोतों से, उन सोर्सेस से हो रही है जो जंगलों के सफाया से संबंधित गतिविधियों में सम्मिलित हैं, तो आपको नहीं लगता कि हो सकता है कि इस पार्टी को हम पॉलिटिकल पावर में आने से अपने स्तर पर रोकने का प्रयास करेंगे, और संभव है भाजपा को हम वोट ना करके किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अपनी चॉइस दिखाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का कंसेप्ट रहा हमारे यहाँ जो आया था, जिसको आपको मालूम होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, है ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड आगे से जिस स्वरूप में अभी लाया गया है इसको माना गया कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये मतदाताओं के फ्रीडम टू इन्फॉर्म चॉइस के अगेंस्ट जाता है, लिहाजा वाक व अभिव्यक्ति की आज़ादी के प्रतिकूल है, इसलिए इसको गैर संवैधानिक या असंवैधानिक कह लीजिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। तो देख सकते हैं कि हमारी जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेकर कितना सतर्क है, समझ रहे हैं। अगर आपको पता ना चले कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किन किन सोर्सेज से फंडिंग आई हुई है और आप पहले से पसंद बनाए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग वोट कर दिए,
और मान लीजिए वो पार्टी पावर में आ जाए और फिर पता चले कि इस पॉलिटिकल पार्टी को उन संस्थाओं से फंडिंग मिली है जिन संस्थाओं के हम अगेंस्ट काम करते हैं, जिन संस्थाओं को हम पसंद नहीं करते, जो संस्थाएं हमारे मूल्यों पर खरा नहीं उतरती, तो आपको नहीं लगेगा कि यू विल फील चीटेड, आप चीटेड महसूस करेंगे। तो थैंक्स टू जुडिशरी की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेकर वो इतना सतर्क है। अभी हाल में देखा होगा आपने एक एपिसोड, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो बीच में रॉयट टाइप कंडीशन आए थे सीए को लेकर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ लोग तोड़फोड़ जैसी गतिविधियों में सम्मिलित थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय के तहत, शासनादेश के तहत उनके फ़ोटो को पब्लिकली चस्पा कर दिया था। तो आपको मालूम होगा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लेट नाइट, देर रात में अपनी बेंच बैठाकर उस आदेश को निरस्त किया और ये कहा कि आप जिनका भी फ़ोटो चस्पा किए हैं यह तरीका गलत है, क्योंकि ये लोगों के राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जाता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट जाता है। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये कहीं ना कहीं संविधान की एसेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ इशारा करती है। और कुछ भी हो जाए, हम रूल ऑफ लॉ के तहत या रूल ऑफ लॉ के ऊपर रूल बाय लॉ को तरजीह नहीं देंगे। अभी जो सरकार कर रही थी यूपी की गवर्नमेंट, उसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा रूल बाय लॉ करार दिया गया। एंड रूल बाय लॉ कैन नेवर बी गिवन प्रीफरेंस टू रूल ऑफ लॉ। Why? Because rule of law is an integral part of the values of Indian Constitution. Rule of law is an integral part of the degree of constitutionalism inherent in Indian Constitution. तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। प्रथम दृष्टया हम सभी को, आप सभी को ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने कितना सख्ती से काम किया, बहुत अच्छा है। ऐसे अराजक तत्वों को ऐसे ही पनिशमेंट देना चाहिए, उनसे जितना भी संपत्ति का उन्होंने नुकसान किया है उसका हर्जाना वसूला जाना चाहिए। ठीक है, कोर्ट भी इसको डिनाई नहीं करता, जो कल्प्रिट है, जो दोषी हैं, आप उनसे भुगतान करिए, बट भुगतान का जो तरीका होगा वो टेरर क्रिएट करना नहीं होगा, किसी की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को चैलेंज करना नहीं होगा, राइट टू प्राइवेसी को चैलेंज करना नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, इसका मतलब कि भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को आप चुनौती दे रहे हैं। समझ रहे हैं? आपको मूल्यों के प्रति कमिटमेंट दिखानी होगी, पॉपुलिस्ट पॉलिसी के प्रति नहीं कि आम जनता अगर एक काम कर देने से बहुत खुश हो जाती है तो आप वही काम करते रहें, ये एक बात हुई। और ऐसा काम करें जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ पुष्ट हों, मजबूत हों, ये दूसरी बात हुई। हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को मजबूत करने की बात करता है। हमारा संविधान अपेक्षा करता है हमारी सरकारों से, हमारे लोगों से, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को तवज्जो दें। और कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ कुछ और नहीं है, बल्कि यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंगित करने वाले बिंदु हैं। आप जितना ज़्यादा इन बिंदुओं पर कटिबद्धता दिखाएंगे, देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की डिग्री उतनी ही व्यापक होगी। और जितना ज़्यादा आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की डिग्री को बढ़ाएंगे, इन सारे पहलुओं के साथ उतना ही ज़्यादा जस्टिस कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? सो नाउ आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। एक बार फिर से मैं समअप कर दूं। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मीन्स the commitment towards the values of constitution, means the commitment towards the degree of constitutionalism। क्योंकि जब भी values of constitution की बात आएगी तो values of constitution means constitutionalism, constitutionalism means all these different aspects। okay? तो सिंपल सी बात है, this is all about constitutional morality। और इस तरह से एपिसोड नंबर 4 का पार्ट 2 यही समाप्त होता है। 5वें एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। क्योंकि देखिए, आपको मालूम होगा कि आज की ही परिचर्चा में हमने डेमोक्रेटिक वर्सेस अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को डिनाई कर दिया। यानी अगले एपिसोड से जो चर्चा होगी, सारी चर्चा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द घूमेगी। क्योंकि भारत का संविधान लोकतांत्रिक संविधान है। कहने का मतलब कि हम केवल उन्हीं संविधानों की बात करेंगे जो संविधानवाद की अवधारणा को प्रकट करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं। जिन संविधानों में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, अगली परिचर्चा से वो हमारी चर्चा का हिस्सा नहीं होगा, है ना? क्योंकि अब बात हम लोग सीधे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे मूव करेंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करता है। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते के साथ इसी जैसे दूसरे संविधानों का भी हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, स्वीडिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका कंपैरेटिव असेसमेंट करते हुए हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी अगले एपिसोड से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।